अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कोलालमपुर में एक ऐसा मुआहदा तय पाया है जो बज़ाहिर दिफाई फ्रेमवर्क है, लेकिन दर हकीकत एक नई जोग्राफियाई सफ़बंदी का ऐलान है। अमेरिका और भारत ने 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेगेस ने कहा है कि ये मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है, मगर सवाल यह है कि किसके लिए इस्तेहकाम और किसके खिलाफ तवाज़ुन। अमेरिका के नज़दीक इस्तेहकाम हमेशा उस ताकत के हाथ में रहा है जो उसके मफादात की निगहबान हो, और भारत जनूबी एशिया में अब अमेरिका के लिए चीन, रूस और पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा बन चुका है। ये कोई नया खेल नहीं है नाज़रीन, ये वही पुराना कोल्ड वॉर है जिसमें 2.0 बंदूकें नई हैं मगर मकासद वही पुराने। अब सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर अपने पुराने हरीफ पाकिस्तान को दिफाई दबाव में लाना चाहता है? क्या ये मुआहदा असलहे की दौड़ को तेज़ नहीं करेगा, और क्या खित्ते का ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर तबाही के दहाने पर नहीं खड़ा किया जा रहा है? पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ दिफाई तौर पर बल्कि सिफारती, सियासी और स्ट्रैटेजिक सतह पर भी भारत के मुकाबिल एक मुस्तहकम क़ुव्वत के तौर पर मौजूद है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो या उसकी प्रोपेगेंडा मुहिमात, पाकिस्तान ने हर सतह पर हक़ाइक़ और कारकर्दगी से उन्हें बेनकाब किया। याद रहे, ये वो पाकिस्तान है जिसने बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को सरहदों पर रोका, मार्का हक में जाहरियत को जवाब दिया और रद्दुल फसाद के जरिए मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों यानी भारत के पाले हुए दहशतगर्द नेटवर्क को चुन चुन कर खत्म किया। भारत का ख्वाब है कि वो खित्ते का सिक्योरिटी गार्ड बने, लेकिन हकीकत। वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन, अब आपसे मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वेलकम कहेंगे आपको शो में। और थैंक यू। और हमें जुल्फ़िकार राहत साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर, बताइएगा कि भारत की जो प्रॉक्सी वॉर है वो डॉक्ट्राइन कोई पुरानी कहानी तो नहीं है। आज भी वो पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया जंग जारी रखे हुए हैं। तो क्या भारत अब भी दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की कोई कोशिशें कर रहा है? भारत की प्रॉक्सी वॉर तो शुरू से पहले दिन से स्टार्ट है मुख्तलिफ फॉर्म्स में, लेकिन अब जो फर्क आया है कि इस वक्त जो काबुल की रजीम है, यानी काबुल में जो हुकूमत है जी, उसको भी भारत, पहले तो था ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि टेररिस्ट ग्रुप्स या मिलिटेंट फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा था भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ। अब उनके अलावा जो काबुल की रजीम है उसके अंदर कुछ लोग या साथी उनके जो भी है उनको यूज कर रहा है, यानी कि मुख्तसर ये है कि वो पूरे अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अगरचे पाकिस्तान अफगानिस्तान की पीस टॉक्स हो रही हैं इस्तांबुल में और कोशिश हो रही है कि वहां पर अमन लाया जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, और काबुल के लोग जो है वो समझ सके, इसमें तुर्की, कतर और भी लोग मुल्क शामिल हैं जो उनको समझाने की और प्रेशर डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अमन के लिए। बहरहाल भारत, आपके सवाल का जवाब है कि भारत अब नॉन स्टेट एक्टर्स के अलावा रियासत यानी अफगानिस्तान की जो स्टेट है, काबुल रजीम जो है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान को हरा सके। असल मसला ये है कि मई 225 में 2025 में जो मई में भारत की बेइज्जती हुई, शिकस्त हुई, जो पॉलिटिकल स्टेचर नीचे आ गया दुनिया में, उसको वो कंपनसेट करने के लिए अभी भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है या पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक महाज पे यानी पाकिस्तान की मशरकी सरहद पे वो अकेले पाकिस्तान को हरा सकें। इसलिए वो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तवज्जो हटाने के लिए, वसाइल बांटने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तासुर देने के लिए कि पाकिस्तान दो महाजों पे है, लड़ रहा है या मुश्किल में है, तो वो अफगानिस्तान के अंदर जिसको मिला सकता है मिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेन उसकी जो एफर्ट है वो अपनी है अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ। लेटेस्ट आपने सुना होगा इंडिया की बहरिया जो है, इंडियन नेवी, भारत की बाहरी बहरिया, एयरफोर्स और नेवी के अलावा वो साउथ पे बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी भी कर रहे हैं और उसको किसी टाइम पे जंग की शक्ल भी दे सकते हैं। ठीक, जुल्फ़िकार राहत साहब आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस से हम गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फ़िकार राहत साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ, तो आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं शुरू। सर, ये बताइए कि भारत जिस खत्ते में ख़ुद को जो है अमन का ठेकेदार बनाकर पेश करता रहा है और करता भी है कि वो बड़े अमन के जो है ख्वाह हैं या अमन के ठेकेदार हैं, लेकिन अदम इस्तेकाम की सबसे बड़ी जो बुनियाद भी वही रखता है भारत। तो सर, सवाल ये कि ये अमन का जो नारा ये लोग लगाते हैं और पूरे खत्ते को अपने मफादात के लिए बेचैन रखने की जो ये हिकमत अमली है, ये क्या, ये समझ से तो बाहर है? देखिए सना, ये नारे लगाने से बात नहीं बनती। बेसिकली जो पाक भारत मार्का हुआ 9 और 10 मई की रात, जो पूरी दुनिया ने देखा कि उस जंग के अंदर से पाकिस्तान के लिए अल्लाह मियां ने कई तरह की अपॉर्चुनिटी रखी थी। वो जंग जो प्रोपेगेंडा की जंग थी वो पाकिस्तान ने जीती, जो सोशल मीडिया की जंग थी उसमें पाकिस्तान सुरखरू हुआ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जंग थी वो उसमें पाकिस्तान सुरखरू हुआ, और पाकिस्तान के इदारों को पहली दफा पूरी दुनिया को देखने का मौका मिला कि पाकिस्तान के इदारों की कैपेसिटी क्या है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस किस लेवल पे जाके और कितनी महारत से लड़ सकती है। और फिर इसमें यह भी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया और इंडिया बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया। वो इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, तो प्रैक्टिकली क्या हुआ कि वो इंडिया पूरी आइसोलेशन में चला गया और पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी इख्तियार की और दुनिया की 3 सुपर पावर्स वो पाकिस्तान के साथ बराबरी की बुनियाद पे बात करना शुरू कर दिया। मसलन जिसमें चीन तो पहले ही हमारा दोस्त है, अमेरिका बराबरी की बुनियाद पे हमारे साथ ना सिर्फ बात करता रहा बल्कि मोदी को शट अप कॉल दी ट्रंप ने, और हमारे फील्ड मार्शल की 10 दफा उन्होंने तारीफ की और को 10 ही मरतबा उन्होंने मिनिमम 10 मरतबा कहा कि इंडिया की कितनी तजलील हुई। 7 हथियारों का बार बार उन्होंने जिक्र किया, पाकिस्तानी फौज की महारत का जिक्र किया। ये बहुत बड़ी एक एक्नॉलेजमेंट थी कि सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो हमारे फील्ड मार्शल की महारत की बात कर रहा है। वो कहता है कि उसको जंग लड़नी आती है, पाकिस्तान की फौज को लड़ना आता है, पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छे हैं। तो मोदी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। तीसरी कुव्वत रशिया जो इंडिया के बहुत करीब थी, वो भी पाकिस्तान को उसने बड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया। ये पहली दफा हुआ कि तीनों बड़ी सुपर पावर जो है वो पाकिस्तान के साथ उनकी ना सिर्फ अलाइनमेंट रही बल्कि वो सारी तीनों की तीनों सुपर पावर्स ने पाकिस्तान को बड़े अदब, इज्जत, एहतराम और बराबरी की बुनियाद पे डील किया। इस सारी सिचुएशन में मोदी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में था और अभी जो इंडिया ने अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट किया है ये तो पहली दफा तो हुआ नहीं, ये पुराना एग्रीमेंट चल रहा है और 20 साल से चल रहा है। तीसरी दफा इसकी रिवाइवल हुई है और इसके नतीजे में ये नहीं हो सकता कि इंडिया कल एशिया का सुपर पावर बन जाएगा और इंडिया सबको बर्डोज कर देगा, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। आज भी ट्रंप मोदी को शट अप कॉल दे रहा है। आज भी ट्रंप कहता है ये बेहुदा आदमी है, ये किलर है, और इसने जो माजी के अंदर किया ये वही मोदी था जिसका अमेरिका के अंदर दाखिला बंद था, ये अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता था। और ये बुचर ऑफ जो गुजरात है इसको सारी दुनिया समझती है ये कौन है। अब सिर्फ पाकिस्तान जो कि मोस्ट रेलेवेंट कंट्री बन गया पूरी दुनिया में, सारी दुनिया के लोग पाकिस्तान को प्रेज कर रहे हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो एक ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसके बाद इंडिया के अंदर सफ़े मातम बिछी रही, ईरान पाकिस्तान के बहुत करीब आ गया। तो इस सारी सूरत हाल में उसने बेसिकली इस एग्रीमेंट के जरिए और इसको बहुत ज्यादा उठा के और बहुत पब्लिसिटी करके मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट करके इसको बैलेंस करने की कोशिश की है जो इंडिया को और मोदी को सुबकी हो रही है। तो इसकी न्यूसेंस वो नहीं है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है सारे मामले में। तो मोदी के पास जो कि बेचने के लिए है कुछ नहीं, आगे इलेक्शन है और मोदी एक नैरेटिव डेवलप करके सिर्फ अपने अवाम को बेवकूफ बना रहा है। जैसे मोदी मीडिया ने अवाम को बेवकूफ बनाया था कि पाकिस्तान के हमने पता नहीं 10 जहाज गिरा दिए, पता नहीं क्या कर दिया। सर, भारत की तो हमेशा से आदत है ना वो सनसनी फैलाने की, तो अभी इस मुआहदे को भी कोई बहुत बड़ी अपनी फतह समझ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका रुख करूंगी। सर, ये बताइए, जो कुलभूषण यादव है, रियासती दहशतगर्दी का जो जिंदा सबूत था, दुनिया के सामने पकड़ा गया, लेकिन आज भी जो आलमी बरादरी है वो भारत के जो जराइम पर खामोश क्यों है? क्या कुछ ममालिक जो है वो भारत के जुर्म को जानते हुए भी आंखें बंद किए बैठे हैं और अनदेखा कर रहे हैं? कुछ अरसा लगा है, लेकिन अभी दुनिया
भारत के मतलब जो ग्लोबल और स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड का एटीट्यूड तब्दील हुआ है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप को ही देख लें, वो और अमेरिका को देख लें, उसी तरह आप ये देखें ना, इसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। अभी यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो रही हैं। और इंडिया ने जो सिखों को असैसिनेट यानी कत्ल कराने की कोशिश की कनाडा में और मुख्तलिफ जगहों पे, उसके ऊपर भी वो उसको एक्सपोज किया गया। ये है कि क्योंकि उनका काफी 15-20 सालों से इंडिया के ऊपर ये वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप का, वेस्ट का, मगरिब का काफी प्रेशर था और सपोर्ट थी, वो चीन के खिलाफ तैयार कर रहे थे। अब कल की खबर जो है, ये तो क्लियर हो गया कि चाइना तो अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। चाइना इटसेल्फ इज अ ग्रेट पावर। अमेरिका तो है लेकिन चाइना भी बहुत बड़ी ताकत है, मतलब। तो इसलिए वो वाली पॉलिसी थी अमेरिका की और वेस्ट की, वो तो काफी डाइल्यूट हो गई, कमजोर हो गई है। ये जो आपका सवाल है ना कि पहले नहीं किया, मगर आप देखें ना, ये जो पाकिस्तान की जो 4 दिन की जंग थी, उसने कितना एटीट्यूड बदल दिया। ये एटीट्यूड बदलने में सारी, इसमें जो भारत की जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान में, दुनिया में, वो सारे फैक्टर्स भी इसमें शामिल ना, एक फैक्टर नहीं होता। ये जो ग्लोबल एटीट्यूड या मुल्कों की जो पॉलिसीज होती हैं, वो एक सिंगल फैक्टर पे नहीं चलती, उसके अंदर जियो पॉलिटिक्स होती है, बहुत सी इश्यूज होती है। तो भारत, मुख्तसर ये है कि इंडिया ट्राई टू बिकम टू बिग फॉर इट्स बूट्स, यानी कि भारत ने अपने आप को प्रचार भी किया और जाहिर भी किया या दिखावा करने की कोशिश की कि वो ग्रेट पावर है, यानी बड़ी ताकत है, अजीम ताकत है, विच इट इज नॉट, वो नहीं है। और उसका नतीजा आपने मई में भी देख लिया था। अभी भी वो पाकिस्तान से अगर होता तो अभी लड़ जाता, अभी भी लड़ने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अभी भी उसको घबराहट है, डर है कि अगली जंग होगी तो क्या नतीजा निकलेगा। सो ये सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तान को इसके लिए पूरा तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के लोग मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान की फौज तैयार है। अगर भारत, अगरचे पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान तो सारी दुनिया में अमन चाहता है। मिडल ईस्ट के अंदर मैंने खुद कोशिश की, मिडल ईस्ट की पीस अमन के लिए, भारत के लिए भी अमन के लिए मैसेज है। और अफगानिस्तान के साथ आपको पता है इस्तांबुल में हमारी टॉक्स हो रही हैं, तो ये अमन की कोशिश है ना, दिस इज एफर्ट फॉर डायलॉग एंड पीस थ्रू डिप्लोमेसी, यही कोशिश है पाकिस्तान की। ये तो एक तरफ है ना, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तैयारी पूरी है। अगर भारत इसके बाद जो भी करेगा उसका जवाब उसको भरपूर नहीं, बहुत ज्यादा मिलेगा, बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा भारत का। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नादिर साहब हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। जुल्फ़िकार राह साहब, आप ये बताइए कि श्रीलंका की बात कर लेते हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, कोई एक ऐसा, आप कोई ऐसा हमसाया बता दें जिसके जो है भारत के शर्त से जो है वो महफूज रहा या भारत ने मुदाखलत ना की हो, तो फिर ये जो न्यू इंडिया है या खित्ते पर नया साम्राज्य कब्जा जमाने की जो कोशिश है, ये किस किस्म की कोशिश है सर? देखिए सना, भारत ने बहुत कुछ करके देख लिया। बांग्लादेश से अगर आप शुरू कर ले, बांग्लादेश के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, एक वक्त था कि बांग्लादेश के जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका सिलेबस भी इंडिया से फाइनल होके आता था। आज वहां पे ना इंडियन एजेंटों की कोई जगह है और ना इंडिया के लिए कोई जगह है, और ना मोदी का कोई नाम ले सकता है वहां पे, और जो नाम लेता है उसके साथ जो कुछ होता है वो सारी दुनिया देख चुकी है। और इंडिया ने कोशिश की है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को एंगेज करके ये मशरक और मगरब की दोनों सरहदों को गर्म करके पाकिस्तान को जरा इन ट्रबल किया जाए। लेकिन हमारे जो वाइस चीफ गए हैं बांग्लादेश, तो वहाँ पे ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा डॉक्टर यूनुस साहब ने उनको पेश किया है, उसके बाद हवा निकल गई है। उनको समझ आ गई है कि हमारे साथ क्या पाकिस्तान कर के सकता है। वहाँ पे जो 7 रियासतें हैं, 7 सिस्टर और चिकन नेक जिनको कहते हैं बांग्लादेश में, वो सारी की सारी एक झटके से, चाइना के और पाकिस्तान के एक झटके से वो अलग हो सकती हैं। ये इंडिया को पूरा मैसेज चला गया कि अगर आप शरारत करेंगे अफगानिस्तान के अंदर तो आपको जवाब मिलेगा वहां पे, आपको जवाब मिलेगा आपके घर के अंदर। और वहां पे जो आपने बात की, सिर्फ श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका, नेपाल के अंदर भी जो गंद इन्होंने किया है, क्योंकि इनका तरीका वारदाती ये है ना जी। और ये तो वो लोग हैं कि जो मोसाद के साथ मिलके, जो दोस्त ममालिक थे इनके, मसलन ईरान के अंदर इन्होंने नेटवर्क बनाया, कतर के अंदर इन्होंने नेटवर्क बनाया, पूरे मिडिल ईस्ट में ये मोसाद के लिए काम करते रहे। अफगानिस्तान में $3-4 बिलियन ये खर्च कर रहे हैं। तो ये कोई वहां पे इनको अचानक रोमांस कहाँ से आ गया कि पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के ये बांग्लादेश में रिश्तेदारी करने चले जाते हैं। तो सारी दुनिया को पता है कि मकसद क्या है। मकसद ये है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, वहां से लोगों को लॉन्च करना, ट्रेनिंग देना, और अफगानिस्तान से भर के जहाज ये इंडिया ले जाते हैं और वहां पे ट्रेनिंग देते हैं और वापस उनको लॉन्च करते हैं। तो
अब मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर गया। अब पाकिस्तान माजी का पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब भी देता है, और अब वो जो मसलत की और हर बातें सतह पर देता है, वो गुजर गई। जी। तो मेरा ख्याल है कि अब मोदी को भी पता चल गया और इंडियन आर्मी को भी पता चल गया, पहले जो जवाब मिला था उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक जवाब उनको मिलेगा, और ये मैसेज उनको जा चुका है और वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया सिर्फ मोदी जो है वो, चूंकि उसका हेट का कारोबार है, नफरत बेचने का उसका कारोबार है, वो नफरत बेचता है, लेकिन जितना इस जंग के नतीजे में वो डैमेज हुआ, सिर्फ पाकिस्तान ने जो उनकी एयर स्पेस बंद की है ना, उनकी एयरलाइंस की, उससे उनकी एयरलाइंस उड़ गई है, उनकी एयरलाइंस बैठ गई है, बिलियन रुपए का उनको नुकसान हुआ है और चीखे मार रहे हैं। इस तरह इंडिया की टूरिज्म इतनी डैमेज हुई है, फिर पूरी दुनिया के अंदर सिख कम्युनिटी उनके खिलाफ है, फिर इंडिया के अंदर कई रियासतें ऐसी जहां पे आजादी की तहरीकें चल रही हैं, सिख उनके साथ नहीं रहना चाहते, और अभी कनाडा के अंदर एक सिख को इन्होंने मार दिया फिर, और सारी दुनिया को पता है किसने मारा है, वो राह के अलावा किसका काम हो सकता है। तो इंडियन जो स्टेट है वो एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे सामने आई है, और मोदी एक टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर और टेररिस्ट लीडर के तौर पे दुनिया के सामने आया है। तो सर आप हम इसलिए इंडिया के अंदर जुल्फिकार साहब, जो मोदी का तो जब वो आरएसएस के कंधों पर बैठ के आए, इंडिया में हो रही थी, जुल्फिकार साहब इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, अमेरिका ने अब तक आंखें बंद की हुई थी। पहली दफा अमेरिका ने वो एनेक्स उतार के इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी उसको देखना शुरू किया है, और मोदी को शट अप कॉल दिए तो उनकी चीखें निकल गई हैं। बिल्कुल उनको समझ आ गई है कि हम खड़े कहाँ पे हैं। तो जुल्फिकार साहब, बात सारी ये है कि जो मोदी की बात है, जो जिस माइंडसेट की वो शख्सियत रखते हैं, क्योंकि आरएसएस की पैदावार है, आरएसएस के कंधों पे चढ़ के तो वो सियासत में आए, तो हम उनसे किसी अच्छी बात की उम्मीद तो हम रख नहीं सकते। नादिर साहब, आप ये बताइए कि जो अफगानिस्तान से जो भारतीय असर ख़त्म हुआ है, मगर सवाल ये कि फिर जो टीटीपी है और बीएलए जैसे ग्रुप्स को फंडिंग क्यों बढ़ गई है? क्या ये भारत की नई हिकमत अमली है कि वो सरहद पार से दहशतगर्दी बढ़ाकर पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ जो है वो धकेलना चाह रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो कामयाब कार्रवाइयाँ हैं, जैसे ज़रबे अज़ब है, रद्दुल फसाद है, बुनियानुल मरसूस है, इन ऑपरेशंस ने भारत के जो बनाए हुए पूरे नेटवर्क को उखाड़ दिया है। तो क्या इसलिए भारत अब बंदूकों से नहीं, डिप्लोमेटिक और प्रोपेगेंडा हमलों से जंग लड़ रहा है? भारत अब एक कोशिश कर रहा है कि हमारी यानी पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर, यानी कि अफगानिस्तान के साथ सरहद, ईरान के साथ सरहद जो है, उधर आप पाकिस्तान को जाए, ये जो आप दहशतगर्द तंजीमों का नाम लिया उनके साथ, और दूसरा उधर की हुकूमत अफगानिस्तान की, जो अभी आपको पता है रिसेंट क्लैश हुआ था, तो वो साथ मिली हुई है। इसमें एक बहुत बड़ी जो फैक्टर है ना, जो उस साइड पे फैक्टर है, उसका नाम है ग्वादर। मेरी किताब है ग्वादर ऑन द ग्लोबल चेसबोर्ड, जिस पे सिपेक बेस्ड है। वो जब आप थोड़ा नक्शा देखें और जरा समझें ग्वादर की कहानी को, तो आज वो सब्जेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ उसको टच कर रहा हूँ, सब्जेक्ट से लिंक कर रहा हूँ, जो सवाल से आपका जो सवाल है। भारत का बहुत बड़ा मकसद है कि ग्वादर को किसी न किसी तरह रोका जाए, क्योंकि अगर ग्वादर डेवलप हो जाए, ग्वादर खाली एक बंदर का या पोर्ट नहीं है, पूरा खित्ता है ना, हमारी कोस्ट है, तो वो डेवलप हो जाता है। तो आप देखें ना, सामने भी आपको लेटेस्ट खबर सुनी है आपने कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। तो ग्वादर में आप खड़े हो ना जब, तो फिर आप साथ ईरान भी है, सामने ओमान भी है, तो वो तो फिर आप वेस्ट एशिया, मगरबी एशिया के साथ लिंक हो जाएंगे ना। वो आप पे डिपेंडेंट वैसे ही हैं वेपन्स के लिए, फौज के लिए, तो न्यूक्लियर केपेबल आप ही हैं, न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में एक ही हैं आप। तो कहने का मतलब है ग्वादर डेवलप होने से ये सारा जो आपका है ना वेस्ट, यानी पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है और वेस्टर्न साइड है, वो उधर से बहुत बड़ी पाकिस्तान को मिल जाती है एक्सेस भी, और सेंट्रल एशिया भी लिंक हो जाता है। वो पूरी एक अलग मेरी किताब में लिखा, आप देख सकते हैं, उसका नाम है ग्वादर ऑन द ग्लोबल चेसबोर्ड, किताब का नाम। तो ये इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। जो बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं वो ज्यादातर स्पेसिफिकली ग्वादर और उस साइड से रिलेटेड है ज्यादा, ठीक है, पूरे बलूचिस्तान में होते हैं, मगर असल मकसद उनका ये है। अब पाकिस्तान ने जो ये जंग है, इसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, क्योंकि हम तो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। अब दूसरा, हमारा कोई एग्रेशन है नहीं, या हमारा कोई इस तरह का जारहाना किसी के खिलाफ नहीं है। अलबत्ता जो भी जारियत कर रहा है या जो भी दहशतगर्दी कर रहा है, उनका सफाया की जा रहा है, उनको तब खत्म किया जा रहा है। और इस दफा तो अफगानिस्तान में काबुल रजीम को मैसेज मिल गया है, और अगर नहीं होगा तो फिर इससे बड़ा मैसेज मिल जाएगा उनको।
तो ये भारत की जो आपका सवाल है उसका आंसर ये है कि भारत की ये पूरी जो पॉलिसी है ये फेल होगी। आखिर पे भारत को आना पड़ेगा अमन के रास्ते पे, जो उस पे वो नहीं आना चाहता। असल इशू ये है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो भारत की जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, सोशल मीडिया से सिफारतकारी तक, तो झूठ, प्रोपेगेंडा और साइबर हमले, तो क्या पाकिस्तान ने इसका मौसर काउंटर जो नैरेटिव है वो तैयार कर लिया है, या हमें इस महाज पर मजीद मजबूत होने की जरूरत है? मेरी एक कोटेशन है मेरी ब्रिगेडियर नादिर मीर की, जो है सोशल मीडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। अब ये एक जंग का तरीका बन गया सोशल मीडिया, क्योंकि हर एक के हाथ में और पूरे इसके पीछे, मतलब जिस तरह मीडिया तो एक जो रेगुलेटेड मीडिया है वो किसी भी मुल्क का हो वो एक लेवल तक होता है ना, क्योंकि पता है आपको अखबार है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया तो हर एक के हाथ में है ना, या किसी जगह जंगल से पहाड़ से निकल सकता है, कुछ भी जो मर्जी तस्वीर लगा दें। आधे तो ज्यादा सोशल मीडिया तो फेक होता है और उसका मकसद होता है प्रोपेगेंडा, इट्स अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा। तो पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखें ना, जो लास्ट हमारी लड़ाई हुई इंडिया के साथ मई में, उसके अंदर मीडिया, सोशल मीडिया के लेवल पे कम से कम पैरिटी होगी, पाकिस्तान की बराबरी हो गई, शायद ज्यादा आगे हो गई। ये भी समझे कि भारत की आबादी पाकिस्तान से काफी बड़ी है, भारत के वसाइल पैसे में काफी ज्यादा है, उसके बावजूद पाकिस्तान बाकी महाजों के अलावा सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर भी उनसे आगे। पाकिस्तान के मीडिया की ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, आपकी बात की ज्यादा क्रेडिबिलिटी है दुनिया के अंदर भी, पाकिस्तान में भी, दुनिया में। इंडिया के मीडिया का तो मानता ही कोई नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल झूठी और फेक और मिलिशियस और क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा बेस्ड है। सो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा, जिसका मकसद न्यूज तो है ही नहीं उनके पास। बिल्कुल ऐसे। बहरहाल इसके अंदर हमें, आपका सवाल सही है, बहुत अच्छा सवाल है, हमें मजीद कोशिश करने की जरूरत है इसके अंदर कि हम पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करें कि कोई चीज पाकिस्तान के खिलाफ ना हो, और जो भारत प्रोपेगेंडा करता है या दुश्मन और कोई करता है उसका जवाब भी दिया जाए, और खाली जवाब नहीं, रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव। सोशल मीडिया में यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यानी कि आगे बढ़ के डोमिनेट करना है। जिस तरह आपने नैरेटिव, आपको चाहिए ना, हर चीज के लिए नैरेटिव चाहिए, और ये भी सुने कि वो नैरेटिव वक्त के साथ बदलता है, जिस तरह होता है। अब आपके साथ अमेरिका दोस्त है, तो आप यहाँ लोगों को भी समझना पड़ेगा पाकिस्तान में कि अगर अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपने उसके खिलाफ बोलेंगे तो फिर आपको हासिल तो नहीं ना कर रहे हैं। जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, चाहे जो भी सपोर्ट, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जो भी हो। सो सोशल मीडिया इंशाल्लाह भी और बेहतर हो जाएगा, भी बेहतर है इंशाल्लाह, इन फ्यूचर विल बिकम इवन बेटर। ठीक, बिल्कुल सर। पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म है वो हम येलो जर्नलिज्म नहीं करते, ऑब्वियसली सच में हम अपनी बात करते हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे तो सिर्फ जो उनके बॉलीवुड मूवीज़ में है वो समझते हैं कि वही बस उसी टाइप की अगर हम न्यूज़ सुनाएंगे, उसी तरह की सनसनी फैलाएंगे, उसी तरह के झूठ पे हम अपनी बातें करेंगे तो वो दुनिया उसको सच मान लेगी। ऐसा है नहीं। अब दुनिया बड़ी फास्ट हो गई, सोशल मीडिया इतना आ गया है, तो हर चीज़ अब सेकंड्स के अंदर जो है वो आपको सच और झूठ का पता चल जाता है। जुल्फ़िकार साहब, ये बताइए, हम रॉ की अगर बात करते हैं तो रॉ के जो खुफिया ऑपरेशंस हैं, जैसे अफगानिस्तान में टीटीपी की फंडिंग है, ईरान में मुदाखलत है, और आखिर भारत का आपको क्या लगता है उसका असल एजेंडा क्या है? अमन है या पूरे खत्ते में आग लगाना, के बस पूरे खत्ते को डिस्टर्ब कर दूं और फिर आप अमन की आशा की बात करते हैं? मोदी जैसा शख्स इंडिया के ऊपर मुसल्लत है और वो अमन की बात करेगा, और इंडिया के एजेंडे के अंदर को अमन नाम की चीज है। वहाँ की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो सारी की सारी मोदी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही हैं। कश्मीर के अंदर जो कुछ उसने किया उस पर पूरी दुनिया सर पकड़ के बैठी है। 370 वहाँ पे नाफज की, उनके बुनियादी राइट्स खत्म कर दिए, एक अक्सरियत को अकलियत में रातों रात तब्दील कर दिया, हिंदू जो पंडित हैं उनको जाके वहां बसा दिया, मुसलमानों की नस्ल कुशी कर दी। तो इसी तरह इंडिया के अंदर भी जो कुछ उसने गुजरात के अंदर किया, सारी दुनिया को पता है कि मोदी क्या है और जो सिखों के साथ वो कर रहा है। तो इसका तो एजेंडा सिवाय तबाही के, सिवाय डिक्टेटरशिप के, हिटलर की तरह वो उसका एक स्टाइल है। तो मेरा ख्याल है कि मोदी जो है वो, अमन और मोदी दो मतजाद चीजें हैं। लेकिन ट्रंप साहब जो कि अमन के बड़े दाई हैं और पाकिस्तान ने उनको नामजद भी कर दिया अमन के लिए दूसरी बार, तो मेरा जाती रिक्वेस्ट भी होगी और ख्वाहिश भी होगी कि ट्रंप साहब को अब सोचना है कि उसने एक टेररिस्ट के साथ चलना है या पाकिस्तान जैसे पीसफुल मुल्क के साथ चलना है जो खुद दहशतगर्दी का शिकार है, इंडियन दहशतगर्दी का शिकार है।
तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पे आपको भी पता है कि पाकिस्तान किस तरह की टेररिज्म का शिकार है, इंडियन टेररिज्म का शिकार है। और जो राह है उसने अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ किया, अभी देखें ना, अफगानिस्तान को किसी ने तस्लीम नहीं किया, उन्होंने वहां सफारत खाना खोल दिया इंडिया ने, और कुछ $3.5-4 बिलियन वहां पे खर्च भी बैठे हैं, और अभी $1 बिलियन और उनको लालच दे दिया गया है। और इंडिया के अंदर बैठा के उनके वजीर खारजा को, उनको पता नहीं आगरा और दिल्ली और कहाँ कहाँ ले जाते रहे। और मुनाफकत का लेवल देखें इंडिया का, कि उसको जब ले जाया गया उधर, तो वहां पे प्रेस ब्रीफिंग करवाएगी, किसी खातून जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया गया ताकि वो मौलाना साहब नाराज ना हो जाए कहीं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है उनका, एक तरफ लिबरल इंडिया, एक तरफ सेकुलर इंडिया, और एक तरफ शाइनिंग इंडिया का ख्वाब। और ये सारा ड्रामा और फ्रॉड है, इसके पीछे कुछ भी नहीं था। आपने देख लिया 2 दिन की 4 दिन की जंग जो है पाकिस्तान के साथ, उसको वो अफोर्ड नहीं कर सका। 10 गुना बड़ा मुल्क, बिलियंस डॉलर का बजट, और उसका अल्लाह के फजल और करम से और जज्बे से हमने क्या हशर किया। तो आप बात कर रही थी प्रोपेगेंडा की, सोशल मीडिया की, तो हमारी तो साइबर कमांड जो है एयरफोर्स की, उसने ही उनका तहस नहस कर दिया, मुकाबला नहीं कर सके। हालांकि पूरी दुनिया को वो आईटी के नाम पे पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है उन्होंने, कि जी हम तो आईटी की इतनी एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे तो आईटी एक्सपर्ट है, हमारा तो जी गूगल का हेड फलाना हेड इंडियन है। तो ये सारे के बावजूद सारी कली खोल के रख दी, और वो हमने मेहरबानी की, हमने 7 जहाज गिराए। हम चाहते तो सारे जहाज भी उनके गिरा सकते थे, तबाह कर सकते थे, हमारे टारगेट के ऊपर थे, हिट लिस्ट के ऊपर थे। लेकिन ये उसको समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने अगर मेहरबानी की है तो अपनी औकात में रहे। वो औकात से बिल्कुल बाहर चला जाता है तो दोबारा से अगर छेड़ने की कोशिश करेगा, और इस तरह राह या मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो पाकिस्तान जाहिर है पहले भी जवाब दिया है। हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम तो जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि वो तारीख में जिंदा रहेगा। और इसको हमेशा के लिए मोदी साहब जो है, उनको हमेशा के लिए समझ आ जाएगी कि एक पुरअमन कौम को, एक पीसफुल मुल्क को किस तरह तंग करते हैं, किस तरह छेड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोदी को समझ आ गई है, सिर्फ वो बैलेंस करने के लिए अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी सियासत भी तो बचानी है ना। देखिए ईरान के साथ इजराइल की जंग में नेतन्याहू 0 हो गया था, बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग में मोदी बिल्कुल 0 पे चला गया था। वहां पे अपोजिशन ने जिस तरह उसकी क्लास ली, पब्लिक ने जिस तरह नफरत का इजहार किया, तो वो अपनी सर्वाइवल की बेसिकली जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ ना, नफरत बेच के। तो उसका स्टाइल ही है, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। अच्छा नादिर साहब, भारत की दिफाई सनत के फैलाव की अगर हम बात करें, उसकी बात करें अगर, तो सर नए मिसाइल, नए टैंक, नए मुआहदे, लेकिन क्या ये सब प्रॉक्सी फंडिंग छुपाने का एक कवर है? क्या भारत हथियार बेचने के साथ साथ जंग के बीज भी बो रहा है? क्योंकि फ़िरका वारियत, दहशतगर्दी, सियासी इंतशार, ये पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की ये सिर्फ कोशिश है। क्या रॉकेट स्ट्रेटेजिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है ये? भारत की जो पॉलिसी है वो बेसिकली पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है, यानी कि महाजराई, यानी जंग की, जो आप सही कह रही हैं, और वो उस पर कायम है। उसके कुछ हिस्से ओवर्ट हैं, यानी नजर आती हैं, और कुछ कोवर्ट हैं, यानी छुपके हैं। और उसमें चाहे वो आर्म्स की सेल है, चाहे वो प्रॉक्सी चलाना है, चाहे वो अफगानिस्तान से, चाहे वो ईरान से या किसी और जगह से दहशतगर्द भिजवाना है, या पाकिस्तान के अंदर अपने एजेंट करना है। और खाली पाकिस्तान नहीं, आपने अभी सुना है ये जो लेटेस्ट एक्सरसाइज हो रही है, आपको पता है इंडिया की, उसमें उन्होंने नो टाइम इशू किया। नो टाइम का मतलब होता है कि एयर ट्रैफिक दुनिया की जो है वहां उस इलाके में नहीं आती। दैट मींस वहां फायरिंग एक्सरसाइज हो रही है, एयरफोर्स की, इंडिया की फायरिंग हो रही है वगैरह वगैरह। पहले उन्होंने पाकिस्तान के सिरक्री के सामने समुंदर जो है पाकिस्तान का अरेबियन सी, उधर की थी। अभी उन्होंने कई और जगहों पर, इंडिया की बात करो, भारत की, उधर भी, यानी कि मशरक की, इंडिया की मशरक, नॉर्थ, मुख्तलिफ जगह पे कर रही है। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इंडिया बांग्लादेश का भी दुश्मन है, इंडिया नेपाल का भी दुश्मन है, इंडिया सबका, मुख्तसर ये इंडिया सबका दुश्मन है। और अब दुनिया पहचान गई है इंडिया को, और वो जो ये हरकतें कर रहा है और जिस पॉलिसी वो चल रहा है, इट हैज नॉट चेंज इट्स पॉलिसी। ये आप समझिए खाली मोदी नहीं है, मोदी के पीछे जितने वो उस किस्म के लोग हैं वो सारे इस इंडिया की पॉलिसी पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में
बेसिकली तालीम उनकी बॉलीवुड में हुई है, किसी स्कूल में नहीं हुई, बॉलीवुड में तालीम हुई है। Exactly. और उनके दिमाग में ग्लोबल इंडिया है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर है, यानी कि पूरी दुनिया में जिस तरह अमेरिका है या चीन हो गया है, वो उसके विच इट इज नॉट, जो असल में नहीं है। तो वो बहुत बड़ा मसला है ना, एक ड्रीम का और रियलिटी में डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ा फासला है, बहुत ही बड़ा फासला है। और इसके अंदर वो कोई भी गलती कर सकता है या बेवकूफी कर सकता है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान, मैंने पहले भी आपको कहा, दोबारा कहता हूँ, पाकिस्तान के लोग मुत्तहिद है, पाकिस्तान की फौज तैयार है। अगरचे पाकिस्तान अमन चाहता है सारी दुनिया में, इंडिया, अफगानिस्तान सबके साथ, लेकिन पाकिस्तान का जवाब जो होगा वो डिसप्रोपोर्शनेट होगा, जिसका मतलब होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से ज्यादा। बिल्कुल। तो ये मतलब है अमन रहे, सबके लिए इंटरेस्ट अच्छा है, हमारे भी इंटरेस्ट में कि अमन हो, इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, बाकी खित्ते के दुनिया के सारे मुल्कों के इंटरेस्ट में भी है। और ये जो इसकी पॉलिसी है, इंडिया को तब्दील करनी पड़ेगी। ये जो पॉलिसी चला रहा है, इस पॉलिसी पे आज नहीं तो कल, नहीं तो साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद, किसी टाइम पे लड़ाई हो जाएगी बहुत। अच्छा, लेकिन नादिर साहब, भारत आखिर चाहता क्या है? पाकिस्तान को बांटना, तोड़ना या जलाना? क्योंकि पाकिस्तान ने तो देखिए आलमी फोरम्स पर दर्जनों सबूत पेश किए हैं, लेकिन दुनिया की बेहसी बरकरार भी रही। लेकिन आप देखें ना कि भारत ने तो किसी एक भी, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगा, किसी एक इल्ज़ाम के भी उन्होंने शवाहिद जो है दुनिया के सामने नहीं रखे। ये जो आप कह रही है ना, ये पुरानी बातें कर रही हैं आप। अब उनकी जो इंडिया की बात करें, इंडिया की जो नई पॉलिसी है ना, ये जो इसके बाद मई के बाद जब उनकी नहीं सर, वो जिस तरह की प्रॉक्सीज कर रहे हैं, कभी वो अफगानिस्तान के थ्रू करवाते हैं, कभी वो बांग्लादेश के थ्रू करवाते हैं, तो आखिर उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है? नहीं, आप मुझे बात करने देना प्लीज। जी। उनका मकसद डिस्टेबलाइज तो पहला मरला है। देखिए पहले, ओके, ये जो आपका सवाल है ना, ये जियो पॉलिटिक्स, मैं पढ़ाता हूँ किताबें लिखी जियो पॉलिटिक्स पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। असल मसला क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, कॉम्प्लीमेंट यू। असल चाहता क्या भारत? दिल्ली जो है वो क्या चाहता है? ये जो सारा कुछ हो रहा है, वो ये चाहते हैं कि इवेंचुअली उनका जो हदफ है लॉन्ग टर्म में, वो है ग्लोबल इंडिया के 2050 तक इंडिया एक ग्लोबल पावर हो, जिस तरह अमेरिका और चीन है। ये आज से 25 साल के बाद, ये तो बात की बात होगी। अच्छा, उससे वहां पहुंचने के लिए, यानी कि अमेरिका तक पहुंचने के लिए या चीन जितना बढ़ने के लिए, वो $4 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है तकरीबन, उसको उठा के 14-15 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। एक ये तो इकोनॉमी की बात होगी। अच्छा, ये तो इकोनॉमी की बात हुई ना, उसके साथ वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं ग्रेटर इंडिया, जो पहले था ना खंड भारत, अब उससे ज्यादा ग्रेटर साउथ एशिया, यानी कि जब तक पाकिस्तान का तल्लक है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिसअपियर हो जाए। सादा जबान में समझे, ये हमें पाकिस्तान में बड़ा बेवकूफाना लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, डिस्टेबलाइजेशन। डिस्टेबलाइज तो पहला मरला है उसका, कि दहशतगर्द भेज दिए, टेररिस्ट भेज दिए, वो एजेंट भेज दिए, इकोनॉमी खराब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अल्टीमेट एम है उनका कि जो रिवर इंदस है हमारा, इंदस रिवर, वहां तक वो पहुंच जाए। और ये जो अफगानिस्तान को जो पैसे दिए उनको सारे, उनको कह रहे हैं कि तुम दूसरी तरफ से तुम दरियाए सिंध तक उधर से पहुंच जाओ। ये असल जियोग्राफिकल एम ये है उनका, हदत पाकिस्तान के मतलब। और उसके बाद फिर वेस्ट एशिया में जाए, वहां पर मिडल ईस्ट के अंदर जाए, दुनिया में जाए। मगर आप देखिए पाकिस्तान, ये तो उनका ख्वाब है ना। जो असलियत है वो उसके बिल्कुल बरक्स है कि वो बॉर्डर पे अभी इंडिया के अंदर थे तो 2 उनके जहाज गिरा दिया आपने, और अगली दफा उससे भी ज्यादा गिरा देंगे, जहाज भी और टैंक भी और सब कुछ। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि इंडिया के खिलाफ ग्लोबल एक रिएक्शन शुरू है। मैं अब आप बता रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं और दुनिया क्या, उसका रिएक्शन भी देख लेना। ये होता है कि वो चाहते हैं तो क्या वो डुएबल है, यानी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकती है। अमेरिका में ऑलरेडी शुरू हो गया, आपको पता है इसने क्या कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट तो कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, वहां पर उन्होंने दिवाली पे, और अगर हम तो वेलकम करते हैं, हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोलते पाकिस्तानी, हम सब जो भी हो किसी के खिलाफ। उधर अमेरिका में दिवाली जो इंडिया का होता है इनका फंक्शन, अपना इवेंट, उसके खिलाफ भी अमेरिका में लोगों ने आवाज उठाई कि ये अमेरिका में ये क्यों मना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया के खिलाफ अमेरिका में, यूरोप में, वेस्ट में, वहां पर रिएक्शन भी शुरू है। दूसरा आप देखें ना, अभी सऊदीया पाकिस्तान का पैक्ट हुआ है, तो सऊदीया और इंडिया का पैक्ट भी तो हो सकता था ना, आप ये समझे। तो आप ये समझने की कोशिश करें ना कि पाकिस्तान अभी ये मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान जो है वहां पर जा रहा है एज ए सपोर्टर एंड प्रोटेक्टर, नॉट इंडिया। तो इंडिया की पॉलिसी तो ऑलरेडी फेल होती नजर आ रही है। सबसे अच्छा रास्ता इंडिया के लिए, सबके लिए है कि वो अमन के रास्ते पे आए, ग्लोबल पीस के रास्ते पे आए, जिस तरह चाइना कर रहा है, जो पाकिस्तान चाहता है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, ऑपरेशन सिंदूर की जो जिल्लत आमेज़ नाकामी के बाद भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ एक और आज दहशतगर्द कार्रवाई जो हुई थी, जिसे हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने बर वक्त नाकाम भी बना दिया है, तो क्या ये साबित नहीं करता कि भारत अब बराह रास्त
जंग नहीं लड़ सकता, इसलिए वो अब मछेरे, जाली कहानियां और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर चला रहा है? ये हिकमत अमली है या ये मजबूर भारत की बुखलाहट है? क्योंकि एजाज मल्ला की गिरफ्तारी, इसका इतराफी बयान, भारतीय जो हैंडलर्स हैं उनकी ऑडियोज भी लीक हो गई, यानी सबूत भी हैं, तफसीलात भी ट्रेस हो गई हैं। इसके बावजूद भारत दुनिया के सामने अपने झूठे बयानिए को बेचने लगा है। मेरा ख्याल है कि मोदी को समझ आ गई है, इंडिया को समझ आ गई है, क्योंकि तो आर्मी चीफ भी कुछ बेवकूफ किस्म के, पागल किस्म के शख्स है। वो एयर चीफ उनके कभी कह देते हैं कि हमने तो इतने जहाज गिराए थे, कभी उनका मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है, कभी आर्मी चीफ बेहुदा किस्म के बयान देना शुरू कर देता है। मेरे ख्याल में वो 24 घंटे में कोई 16 घंटे तो होश में नहीं होते। वो कुछ थर्ड क्लास किस्म की, मेरे ख्याल में कुछ शराब शुरू पी लेते हैं, नशे में होते हैं, ये क्या चक्कर है जी। तो इसलिए जी जुल्फिकार साहब मौजूद है हमारे साथ? अच्छा ठीक है, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। ब्रिगेडियर साहब आप बताइए कि क्या ये सिर्फ एक जासूसी केस है या भारत का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, फौज है, मीडिया है, खुफिया इदारे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऑपरेशन चला रहे हैं? गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात और कुछ कच्छ के करीब जो फौजी मशकों की जो आड़ में और जो पसे पर्दा पाकिस्तान के खिलाफ जो तकरीबी सरगर्मियों का जो मंसूबा किया गया, तो क्या वो भारत अब वॉर गेमिंग सरहदों तक महदूद नहीं रही है? क्या इस खित्ते में भारत एक नई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या सीजन शुरू करने जा रहे हैं? ये जो आपने इससे पहले सवाल किया था पिछले गेस्ट से, मैं उसका जरा सा आपको जवाब दे दूं। जी 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 सर। एज अ जियोपॉलिटिशियन, मिलिट्री हिस्टोरियन, डिफेंस एनालिस्ट एंड द सोल्जर एंड ऑल दैट, जी जी, बात ये है कि ये जो है ना, ये नहीं कहना चाहिए और ना समझना चाहिए कि भारत या कोई दुश्मन मुल्क आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता या हमला नहीं कर सकता। ये कभी नहीं सोचिए, ये तो फिर आप अपने आप को नुकसान कराने के लिए करें। कोई भी हो, भारत छोटा मुल्क भी हो, छोटा दुश्मन भी हो, वो भी आपको अटैक कर सकता है या नुकसान कर सकता है। वो और बात है कि आप उसकी जो आपकी जवाबी कार्रवाई होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इस तरह भारत आपके ऊपर किसी वक्त भी हमला कर सकता है। इस वक्त भी इसकी एक्सरसाइज चल रही है, पूरी तैयारी में है। वो कश्मीर में, सिंध में, कहीं भी हमला कर सकता है, जंग हो सकती है। इसलिए छोटी बड़ी किसी किस्म की बहरहाल वो कर सकता है, आज भी, कल भी, साल बाद भी, 5 साल बाद भी। ये तो पहली बात होगी। वो दूसरी बात है कि वो करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि बैलेंस ऑफ पावर है, ताकत का तवाज़न है, पाकिस्तान तैयार है, लोग मुतहद है, फौज बहादुर है, तो उसका नतीजा उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये उसका नतीजा है ना। मगर ये कहना कि वो कर नहीं सकता या मतलब हो ही नहीं सकता, इस तरह नहीं हमें कहना चाहिए। दुश्मन को तो कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा ना फॉल्स फ्लैग का आपका दूसरा पॉइंट था, बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि बहाना बनाना पड़ता है ना। फॉल्स फ्लैग क्या होता है? फॉल्स फ्लैग एक बहाना होता है कि वो देखें जी ये हो गया तो हम, मतलब मैं भारत के एंगल से कह रहा हूँ, उन्होंने दुनिया को भी तो दिखाना ना। अभी दुनिया को ये शुरू करेंगे, वो क्या तो दिया उन्होंने दुनिया में कि सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिंदूर 2 होगा। भाई वो सिंदूर 2 किस बात पे होगा? कोई बात होती है ना। पहले तो उन्होंने पहलगाम की कहानी डाली थी झूठी। अब कोई नई कहानी बनाएंगे तो इट कैन बी अ फॉल्स फ्लैग, इट कैन बी समथिंग एल्स, मतलब हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक चीज भी उनका माइंड सेट है, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा वो बॉलीवुड की जंगें हैं, असली जंग से हटे हुए हैं। अगर कि उनको मई में काफी बड़ी बेइज्जती हुई, उनकी नुकसान हुआ, फिर भी पूरी तरह नहीं हुआ, मतलब 4 दिन थे ना। वो ये है कि वो ये भी कहते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं, कि अब उनको बहाने की जरूरत ही नहीं है। अगर उनका मतलब जब वो चाहेंगे तो वो करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जब वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह आपने बहुत अच्छा कहा, सारी दुनिया से असला खरीद रहे हैं, मशकें कर रही है। देखिए ये सारी जो इतनी बड़ी बड़ी मशकें हैं ना, ये बहुत मेहनत लगती है कि कोई भी मुल्क हो, उस पर खर्चा होता है और उसकी कोई मकसद होता है। ऐसा तो नहीं कि बिला वजह उठ के सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं बड़ी, जबकि वो मकसद ही कुछ नहीं उनका। उनका मकसद आपसे जंग लड़ना है और आपको तैयार रहना पड़ना चाहिए। और जब वो होगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हराएगा इंडिया को। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है इस खेल को वो किस तरह पढ़ चुकी है? हर वाक़या, चाहे आप जाफर एक्सप्रेस हो या पहलगाम हो या अब एजाज मल्ला की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सर सबसे पहले जो भारतीय मीडिया पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है, सबूत बाद में ढूंढने जाते हैं, पहले से वो ब्रेकिंग कर देते हैं। और भारतीय मीडिया जो खुफिया एजेंसियों का जो हिस्सा बन चुका है, तो सर ये रियासती पॉलिसी है कि पहले झूठ फैलाओ, फिर इल्ज़ाम लगाओ और आखिर में दुनिया को कन्फ्यूज़ कर दो? देखिए बात यह है कि इस समय जो सबसे बड़ा मसला ना भारत का, वो ये है कि जो उसने इमेज बनाई थी दुनिया में, एक इमेज बनाई थी ना, दुनिया को एक
झूठा, चाहे झूठी थी झूठी, बट वो बनाई तो थी ना कि जी ग्लोबल पावर है, वो सारी दुनिया के अंदर एक ताकत बन गया है, मोदी साहब जाते हैं तो दुनिया को मिलते हैं। वो जो मई में उनके साथ हुआ, और उसके बाद खाली फौजी नहीं बल्कि ये जो आपको डिप्लोमेटिक और जियो पोलिटिकल आपको जो दुनिया में एक अबूर हासिल हुआ, आपकी इज्जत हुई, आपका कद बढ़ गया, जियो पोलिटिकल कद यानी कि ग्लोबल स्टेचर बढ़ गया आपका, वो सारी चीज तो अब अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कैसे करें? वो कहते हैं उन्होंने दुनिया फतह करनी है, अगर वो पाकिस्तान से जो उनसे कई गुना छोटा मुल्क है उसके हाथों वो जलील हो और हार जाएं तो फिर मतलब फिर तो उनके पास कोई रास्ता ना रहने के लिए। सो वो ये जो आपकी बातें हैं ना, उसमें वो सब कुछ करेंगे, कुछ वो जान के करते हैं, कुछ कंफ्यूजन में करते हैं, कुछ डिलिबरेट कंफ्यूजन होती है कंफ्यूजन फैलाने के लिए। हमें इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि वो कर क्या रहे, मतलब क्या तैयारी कर रहे हैं जंग की, कोई जंग फौजी जंग हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, मीडिया की हो, प्रॉक्सी हो, जो भी है, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वॉर है ना, जो भी जंग की सूरत। और दूसरा हमने क्या करना है, और हमने करने के अलावा दुनिया को कैसे साथ रखना है। इसमें अभी सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को जियो पोलिटिकल है। ये समझे कि जंग एक माहौल में होती है। मेरी बहुत सी सेइंग्स है, कोटेशन है, एक ये भी मेरी कोटेशन है, स्ट्रेटजी मस्ट फिट इनटू द एनवायरनमेंट, यानी हिकमत अमली, स्ट्रेटजी मींस हिकमत अमली, वो आपके माहौल के मुताबिक बनाई जाती है। तो अब माहौल दुनिया का, इंडिया को सपोर्ट, कोई दुनिया का मुल्क, एक मुल्क नहीं है जो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को तुम पाकिस्तान पे हमला कर दो। सर एक तो लास्ट उसके बावजूद भी करेगा तो नुकसान उठाएगा। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट कर दीजिए सर, अब जो पाकिस्तान है इस इमेज वॉर का जवाब कैसे दे सकता है? पाकिस्तान टोटली रेडी है हर किस्म की वॉर के लिए, और इंशाल्लाह जो भी वॉर इंडिया करेगा पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर नादिर आपका, और बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राहत साहब आपका भी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम के अख्तिताम का, अपना बहुत रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।